मैं डॉक्टर विनय कुमार पटेल आज आपके सामने एक नए टॉपिक लेके पुनः उपस्थित हुए हैं और वो टॉपिक है भारतीय संविधान में अनुसूचियां। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है, सबसे विशाल संविधान है और विशाल के साथ साथ ये एक लिखित संविधान है। और इसकी विशालता का जो प्रमुख कारण है, यहाँ केंद्रीय और प्रांतीय दोनों सरकारों का गठन तथा उनकी शक्तियां का उल्लिखित होना या उल्लेख होना। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बना और लागू हुआ 26 जनवरी 1950। जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस समय मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में बात करें तो अगर गणना की दृष्टि से बात करें तो अनुच्छेद जो है वो करीब 465 हो गए। 465 अनुच्छेद और अनुसूचियां 8 की जगह अब अनुसूचियां हो गई हैं 12 अनुसूचियां और 22 भाग की जगह अगर गणना की दृष्टि से बात करें तो 22 की जगह 25 भाग हो गए हैं। लेकिन भाग भले 25 हो गए हैं, लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो 22 भाग ही हैं। भारतीय संविधान में जो मूल रूप से जो 8 अनुसूचियां थी उसमें जो उसके बाद जो 4 अनुसूचियां और उसमें प्लस की गई, मतलब 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची और 11वीं और 12वीं। मतलब 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची जो शामिल की गई वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची 52 संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कि दल बदल के बारे में बताया गया है। और 11वीं अनुसूची जो है वो 73 संविधान संशोधन जब 1992 में हुआ तो तब ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है। और 12वीं अनुसूची ये 74वें संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ उसके अंतर्गत ये 12वीं अनुसूची और अंतिम अनुसूची 1992 में जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत शहरी या नगरीय प्रशासन के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं पहली अनुसूची की, मतलब कि 12 अनुसूचियों में जो पहली अनुसूची है उसके बारे में जिक्र करते हैं। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में अगर देखा जाए तो पहली अनुसूची भारतीय संविधान के पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र है। पहली अनुसूची में राज्य और
संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं जो कि पहली अनुसूची में है। अगर इन की संख्या देखा जाए तो 28, 8, 36 कुल संघ और राज्य क्षेत्र कुल मिला के 36 हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। भारतीय संविधान के अंतर्गत दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची दूसरी अनुसूची में जो जिक्र किया गया है संविधान में, वो भारत के जो मुख्य पदाधिकारी हैं, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। मुख्य पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है। इसके अंदर जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इन मुख्य पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का जिक्र इस द्वितीय या दूसरी अनुसूची में दिया गया है। लेकिन जो राष्ट्रपति और जो राज्यपाल के जो उनके वेतन है, उनको वेतन न कहा के उनको बल्कि उपलब्धियां कहा गया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसे उपलब्धियां कहा गया है, वेतन नहीं कहा गया। उपलब्धियां कहा गया है। अब हम तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में भी विभिन्न पदाधिकारियों के जिक्र किया गया है। तीसरी अनुसूची में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके
शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप का उल्लेख किया गया है। शपथ एवं प्रतिज्ञा के प्रारूप का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो मुख्य अधिकारी हैं वो संसद के सदस्य हैं, संसद के सदस्य और जो संघ के मंत्री हैं, संसद के सदस्य एवं केंद्र या संघ के मंत्री। इसके बाद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय और एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसके बाद राज्य विधानमंडल की सदस्य एवं मंत्री, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्य विधान मंडल के सदस्य एवं मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य एवं मंत्री। इसके बाद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जो शपथ और प्रतिज्ञा, जो शपथ लिया जाता है उसका प्रारूप का उल्लेख इस तीसरी अनुसूची में दिया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस तीसरी अनुसूची से बाहर रखा गया है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को और राज्यपाल को, क्योंकि अनुच्छेद 60 में देखें, 60 में देखें तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ का उल्लेख किया है, राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ है प्रतिज्ञा किया जाता है वो अनुच्छेद 60 में है, और अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के द्वारा। उप राष्ट्रपति के द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञा का उल्लेख है। और फिर अनुच्छेद 159 के द्वारा राज्यपाल के द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञा का उल्लेख है। अनुच्छेद 159 के शपथ एवं प्रतिज्ञा का उल्लेख है। मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुसूची 3 से बाहर रखा गया है। अब हम बात करते हैं अनुसूची 4 की। भारतीय संविधान में अनुसूची 4 अनुसूची 4 भारतीय संविधान में अनुसूची 4 के अंतर्गत सभी करीब 28 राज्य एवं 3 संघ शासित प्रदेश, जैसे
दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी कि जो राज्यसभा में प्राप्त जो प्रतिनिधित्व है या सीटों का, राज्यसभा में जो प्राप्त प्रतिनिधित्व या सीटों का विवरण हमें इस चौथी अनुसूची में मिलता है। हम देखते हैं कि चौथी अनुसूची के अंतर्गत 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश नहीं बल्कि 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्यसभा में जो उनकी सीटों का ब्यौरा, कितना सीट उनको दिया गया है, निर्धारित किया गया है और या कितना प्रतिनिधित्व है, उसका उल्लेख हमें चौथी अनुसूची में दिखाया गया है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्य यानी 28 राज्य एवं 3 संघ शासित प्रदेश एवं 3 संघ राज्यसभा में 28 राज्य और 3 संघ राज्यों के प्रतिनिधित्व या सीटों का जिक्र किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत अगर देखें तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत, क्योंकि अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का जिक्र है और फिर अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा के गठन का उल्लेख है। और हम जानते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम जो सीटों की संख्या है वो 250 है। अधिकतम सीटें 250 हो सकती हैं। अधिकतम सीटें 250 राज्यसभा में। इन 250 सीटों में, अगर इन 250 सीटों की बात करें तो इन 250 सीटों में राज्यों को जो दिया गया है वो 238 सीटें राज्यों को निर्धारित किया है जो निर्वाचित होते हैं और 12 राज्य जो है 12 सीट जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा वो मनोनीत किए जाते, नॉमिनेट किए जाते हैं। मतलब अधिकतम में देखिए अगर तो जो निर्वाचन के द्वारा वो है 238, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं वो है 12। और इन निर्वाचित 238 सीटों में बात करें राज्यों की तो इन 238 में 230 सीट राज्यों को दिया गया। मैं आपको अधिकतम बता रहा हूं जो अधिकतम राज्यसभा की सीटें हो सकती है। इसमें 230 सीट राज्यों को और 8 सीट संघ राज्यों को, यानी जो 3 राज्य हैं निर्धारित किए गए हैं। 3 राज्य जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। मतलब ये जो 8 सीट है जो संघ क्षेत्रों में 3 राज्यों को दिया गया, इसमें जम्मू कश्मीर में 4 सीटें, दिल्ली में 3 सीटें, पुडुचेरी में 1 सीटें, कुल टोटल 8 सीटें। ये कुल अधिकतम सीटें हैं। मतलब राज्यसभा में अधिकतम सीटें, जो कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता, उसमें अधिकतम सीटें जो हो सकती हैं वो 250 हो सकती है। अधिकतम सीटें 250 हो सकती हैं। इन 250 सीटों का जो विभाजन है वो 238 सीटें जो है निर्वाचित होती हैं
और 12 सीट जो है वो मनोनीत किया करते हैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा। ये जो मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा, वो कला साहित्य, कला साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा। ये कला साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के द्वारा ये राष्ट्रपति द्वारा 12 सीट मनोनीत की जाती है। अब ये जो निर्वाचित 238 सीटें हैं, इन 238 सीटों में 230 सीट राज्यों को दिया गया है। 230 सीट जो 28 राज्य हैं उसे निर्धारित किया गया है, और जो 8 सीटें बचती निर्वाचित में से 238 में से 230 राज्यों से निकल गए, 8 सीटें जो बचती हैं संघराज्य क्षेत्रों के लिए, वो जो 3 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर के लिए 4 सीट, दिल्ली के लिए 3 सीट और पुडुचेरी के लिए 1 सीट, कुल 8 सीटें, मतलब कुल 238 सीटें राज्य और 8 को मिला के 238 सीटें हो जा रही हैं। और 12 सीट राष्ट्रपति द्वारा कला साहित्य, विज्ञान सेवा, समाज सेवा के क्षेत्र में निर्धारित किया गया, कुल 250 सीटें। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में देखें तो वर्तमान में राज्यसभा में जो सीटें हैं कुल 245 सीटें हैं। ठीक, इन 245 में जो निर्वाचित होते हैं, वो हैं 233, और जो राष्ट्रपति द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो 12 हैं, जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या नॉमिनेट किए जाते हैं। अब इन 238 सीटों में राज्यों को जो दिया गया है वो 225 दिया गया है। राज्यों के लिए 225 और संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो 8 सीटें थी वही है, 8 सीट जो थी वो वही है, कुल 235 हो रहे हैं। 8 सीट जो इधर था कि 8 सीट में जम्मू कश्मीर 4, दिल्ली 3 और पुडुचेरी, कुल 8 सीट, कुल इस तरह वर्तमान में 245 सीट है। ये हमें चौथी अनुसूची में बताया गया है कि राज्यसभा के लिए सीटों का, राज्यसभा में राज्यों का एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उन्हें सीटों के प्रतिनिधित्व की बात कही गई है हमें इस चौथी अनुसूची में। और जब हम राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा एक वो भी देख लेते हैं कि वर्तमान में किन राज्यों में सबसे अधिक सीटें हैं। अगर हम वर्तमान में राज्यों की सीटों की बात करें तो सबसे अधिक सीट हमें मालूम है कि उत्तर प्रदेश में है। अनुसूची 4 के अंतर्गत राज्यसभा में जो राज्यों को जो सीट आवंटित की गई है वो है उत्तर प्रदेश में 31 है, सबसे अधिक सीट है, पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश के लिए 31 है, दूसरे पे है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के लिए 19 सीट राज्यसभा में है, और तीसरे स्थान पे है तमिलनाडु, तमिलनाडु के लिए 18 सीट है। तमिलनाडु के लिए 18 सीट है, और चौथे नंबर पे 2 राज्य हैं जो कि समान है, एक बिहार और पश्चिम बंगाल। चौथे नंबर पे बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं, 16 सीट बिहार में, 16 सीट पश्चिम बंगाल में। और अगर 5वें स्थान की बात करें तो कर्नाटक पे 12 सीट हैं, ठीक है, 12 सीट हैं जो कि राज्यसभा को के लिए आवंटित है। इस तरह सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 31, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बिहार पश्चिम बंगाल में 16 और कर्नाटक में 12 सीटें। अब हम 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। भारतीय संविधान में जो 12 सूचियां हैं उसके अंतर्गत हम 5वीं अनुसूची की बात करते हैं।
जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत SC और ST, 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है इस 5वीं अनुसूची में। SC और ST मतलब कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, जो क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण की बात, के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात इस 5वीं अनुसूची में जिक्र किया गया है। 6ठी अनुसूची, छठी अनुसूची, छठी अनुसूची की बात करें अगर, तो इस छठी अनुसूची में कुछ राज्यों के का जिक्र किया गया है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है छठी अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, इन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख हमें इस छठी अनुसूची में मिलता है। अब हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन की बात कही गई है। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन की बात इस 7वीं अनुसूची में कही गई है। सातवीं अनुसूची संघ एवं राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के मध्य, इस 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्य जो शक्तियां हैं, शक्तियों के विभाजन या बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है कि मध्य शक्तियों के बंटवारे, शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है। और इस 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं। इसमें इस 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची जो है वो है संघ सूची। संघ सूची के अंतर्गत जो विधि निर्माण करने या कानून बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार को है। केवल केंद्र सरकार ही इसकी विधि या नियम कानून बना सकती है। ये केंद्र सरकार के अधीन ही है। इस संघ सूची में 97 विषय हैं, 97
विषय हैं, जबकि वर्तमान में देखें तो वर्तमान में देखें इनके विषयों की संख्या जो है वो बढ़कर 100 हो गया है। वर्तमान में 100 विषय हैं। जो विधि बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को या केंद्र को है, जबकि दूसरी 3 अनुसूचियों में या 3 सूचियों में या अनुसूचियों में कुछ भी कह सकते हैं, जो दूसरी है वो है राज्य सूची। राज्य सूची पे विधि बनाने का जो अधिकार है वो राज्य को ही है, प्रांत को ही है। और इस राज्य सूची में 66 विषय है। राज्य सूची में जो विषय का उल्लेख है वो 66 विषय का उल्लेख है, लेकिन वर्तमान में 61 विषय ही हैं। 66 विषय का उल्लेख है, लेकिन वर्तमान में बात करें तो 61 विषय हैं। वर्तमान में बात करें तो 61 विषय हैं और राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार प्रांत को ही है, राज्य को ही है। तीसरी सूची है वह है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो विधि नियम या कानून बनाने की शक्ति है वो संघ और राज्य दोनों को है। संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य दोनों को विधि नियम कानून बनाने की शक्ति है। और इस समवर्ती सूची में जो विषय है वो है 46 विषय हैं। विषय हैं 46 विषय हैं, लेकिन वर्तमान में देखें, वर्तमान में तो 52 विषय हैं। वर्तमान में देखें तो 52 विषय हैं। इस तरह हम देखते हैं कि 7वीं अनुसूची में हमें 3 सूचियां मिलती हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत जो 97 विषय हैं, और लेकिन वर्तमान में बात करें तो 100 विषय हैं, और राज्य सूची के अंदर केंद्र बनाने की शक्ति राज्य को है। और इसमें जो विषय हैं वो 66 विषय हैं, लेकिन 61 विषय वर्तमान में है। और तीसरी जो सूची है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत तीसरी जो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में विधि या नियम कानून बनाने की जो शक्ति है वो संघ और राज्य सरकार दोनों को है, दोनों को सम्मिलित रूप से, संयुक्त रूप से है। और इसमें जो विषय है वो 46 विषय हैं। इन 46 विषयों में है, लेकिन वर्तमान में जो विषय है वो 52 विषय वर्तमान में है। हम बात करते हैं संघ सूची में जो कुछ मुख्य विषय हैं, जो कुछ मुख्य विषय हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि संघ सूची के अंतर्गत कुछ जो मुख्य विषय हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे नागरिकता है, रेल है। संघ सूची के अंतर्गत नागरिकता, रेल, बैंकिंग, बीमा, युद्ध एवं शांति, बैंकिंग, बीमा, नागरिकता, रेल, युद्ध एवं शांति, जनगणना, निर्वाचन, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य कर, विदेशी ऋण, विदेशी मामले और समाचार पत्रों में क्रय विक्रय, समाचार पत्रों का क्रय विक्रय और उनके प्रकाशित या उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर रोक, और महापत्तन, डाकतार,
महापत्तन भी है और डाक तार। मतलब संघ सूची में जो विषय, जो कुछ मुख्य विषय हैं, जैसे युद्ध और शांति, नागरिकता, पासपोर्ट, वीजा, रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग, महापत्तन, डाक तार, टेलीफोन या प्रसारण, अंतर्राज्यीय व्यापार, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक एक्सचेंज या वायदा का कारोबार, बाट और मापों का मानक प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों का की मंजूरी, और जनगणना कृषि आय के अतिरिक्त से भिन्न अन्य आय पर कर, निर्वाचन, वायु परिवहन और विदेशी मामले। ये जितना मैंने बताया, ये सब जो मुख्य है वो हमें संघ सूची में दिखाई देते हैं। अब हम थोड़ा राज्य सूची की बात कर लेते हैं। कुछ जो इसमें मुख्य है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो कुछ मुख्य हैं उसी पे हम थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं। राज्य सूची, राज्य सूची के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक व्यवस्था, पुलिस और स्थानीय सुशासन, लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय सुशासन, मत्स्यन, स्थानीय सुशासन, मत्स्यन, उद्योग, पथकर, जीव जंतुओं और नौकाओं पर रोक, उद्योग हो गया, उद्योग, पथकर, और लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता एवं स्वच्छता, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के मामले हैं। एक बार पुनः इसे रिपीट करते हैं इसको। लोक व्यवस्था, राज्य सूची के अंतर्गत लोक व्यवस्था, पुलिस, उच्च न्यायालय के अधिकारी एवं सेवक, स्थानीय सुशासन, लोक व्यवस्था, स्वच्छता, डेड बॉडी यानी जहाँ पे शवों को गाड़ा जाता है वो कब्रिस्तान, शमशान, मत्स्यन, उद्योग, गैस एवं गैस संकल, कृषि आय पर कर ये भी इसी में है। कृषि आय पर कर, भूमि एवं भवनों पर कर, विद्युत उपभोग या विक्रय पर कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर, जीव जंतु नौकाओं पर, प्रति व्यक्ति कर भी इसी में है। प्रति व्यक्ति कर, जीव जंतु और नौकाओं पर कर, ये जो कर हैं ये राज्य सूची के अंतर्गत ये कर है। अब हम बात करते हैं तीसरी जो सूची है वो समवर्ती सूची, जिसमें विधि बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों को है। इसके जो कुछ मुख्य विषय हैं उस पर हम थोड़ा से चर्चा कर लेते हैं। और अक्सर एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, समवर्ती सूची की काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते भी रहते हैं। बस सभी तीनों सूचियों की काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें समवर्ती सूची में जैसे है, पहला है अगर देखिए बात करें तो जो दंड प्रक्रिया संहिता, वन, शिक्षा, ये सब जो है ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत वन, शिक्षा, वन्य जीव, दंड प्रक्रिया संहिता, विवाह विच्छेद, दंड प्रक्रिया संहिता, विवाह
एवं विवाह विच्छेद, विवाह एवं विवाह विच्छेद, प्रवासी जनजातियां, पागलपन, मनोवैकल्य और जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण भी इसी में है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। तो मतलब जैसे एक बार मैं फिर पुनः कहता हूँ, कुछ कुछ मुख्य विषय हैं जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता, विवाह और विवाह विच्छेद, संविदाएं, न्यास एवं शासी, शोधन क्षमता एवं दिवाला, पागलपन और मनोवैकल्य, प्रवासी जनजातियां, वन जीव जंतु एवं पक्षियों का संरक्षण, खाद्य पदार्थ और अन्य माल का अपमिश्रण, प्रवासी जनजातियां, वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, जन्म सांख्यिकी, बाट और माप, कीमत नियंत्रण, कारखाने, बायलर, विद्युत और समाचार पुस्तकें का मुद्रण। ये सब जो स्त्री हैं, ये सब जो समवर्ती सूची में बताया गया है, विषय जो बताया गया, ये समवर्ती सूची में है। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची जो कि बहुत इंपॉर्टेंट 8वीं अनुसूची भी है। आठवीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान के अंतर्गत, 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का, मतलब लैंग्वेजों का, भाषाओं का उल्लेख मिलता है। भाषाओं का उल्लेख इस 8वीं अनुसूची में दिया गया। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया और इस 8वीं अनुसूची में जो मूल रूप से भाषाएं थी वो 14 भाषाएं थी। मूल रूप से 14 भाषाएं थी। बाद में इसमें अन्य और भी जोड़ी गई, करीब 8 भाषाएं और जोड़ी गई और ये 8 भाषाएं मिलकर कि वर्तमान में बात करें तो 22 भाषाएं हो गई हैं। 14 मूल रूप से थी, 8 इसमें बाद में जोड़ी गई और अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में 8वीं सूची में 22 भाषाओं का जिक्र मिलता है। अगर हम इन 14 भाषाओं की बात करें तो इसमें जो 14 भाषाएं थी वो थी असमिया, बंगाली, गुजराती, पहला असमिया, बंगाली, गुजराती, ऐसे लिखना उचित नहीं है। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये 14 भाषाएं हो गई। उसके बाद जो 15वीं भाषा जोड़ी गई वो 21वें संविधान संशोधन 1967, 21वें 21 संविधान संशोधन 1967 में भाषा जोड़ी गई वो थी सिंधी भाषा जोड़ी गई। तो अब भाषाओं की संख्या हो गई, सिंधी भाषा जोड़ने से भाषाओं की संख्या हो गई 15। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा बनाई गई। इसके बाद फिर 1992 में पुनः संविधान संशोधन हुआ, यानी 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसके अंतर्गत 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी।
71वें संविधान संशोधन 1992 में, 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ेगी। तो अब कुल भाषाओं की संख्या हो गई 18। 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? पहली थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। और अब भाषाओं की संख्या हो गई, 3 जोड़ने से भाषाओं की संख्या हो गई 18 या 18। फिर इसके बाद 2004 में फिर एक संविधान संशोधन हुआ और उसके अंतर्गत 4 भाषाएं जोड़ी गई। मतलब 92 संविधान संशोधन 1993, जो कि 1904 में ये अधिनियम बन गया, मतलब बन गया राष्ट्रपति के अनुमोदन से। 92 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन 2004, 2003 कर देते हैं और 2004 में जाके ये जाता है। और इसके अंतर्गत 92 संविधान संशोधन 2004 के अंतर्गत या 3 के अंतर्गत, क्योंकि 3 मिलाया गया और 4 में उसे पारित कर दिया गया। तो 2004 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। अभी तो जो 18 भाषाएं थे उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। 2004 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। अब भाषाएं 2004 में 4 भाषाएं और प्लस होगी और वर्तमान में कुल जो भाषाएं हैं 8वीं सूची के अंतर्गत वो 22 भाषाएं हैं हमें प्राप्त होती हैं। और हम इसमें देखें तो अगर इसमें बात करें तो इसमें अंग्रेजी भाषा को कहीं स्थान नहीं दिया गया है, न तो अंग्रेजी का स्थान दिया गया है, न तो हमें लगता है कि न तो राजस्थानी भाषा का भी कहीं जिक्र नहीं है। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत जोड़ा गया। जब पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, उसके अंतर्गत ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची के अंतर्गत कुछ अधिनियमों और विनियमों की विधि मान्यकरण का उपबंध किया गया है। मतलब कुछ अधिनियमों और विनिमयों का अधिनियमों एवं विनिमयों का उपबंध, अधिनियमों और विनियमों का उपबंध हमें इस 9वीं अनुसूची में किया गया है। और एक विशेष बात यह है कि इस अनुसूची में जो सम्मिलित जो विषय है वो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब इसके अंतर्गत जो विषय सम्मिलित किए गए हैं उसे न्यायालय में
चुनौती नहीं दी जा सकती। नवीन सूची के अंतर्गत जो विषय है उसे न्यायालय, किसी भी न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। और मैंने भी बताया था कि इस अनुसूची को पहला संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में नवी अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दसवीं अनुसूची भारतीय संविधान के अंतर्गत 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और इसके लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ और उसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। मतलब 10वीं अनुसूची में दल बदल का कानून है। दल बदल का कानून या उपबंध बंद किया गया है। जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई वो 92वें संविधान संशोधन 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। इससे अब अनुसूचियों की संख्या 9 से 10 हो गई। इसके बाद फिर 1992 में एक अगली जो अनुसूची जोड़ी गई वो थी 11वीं अनुसूची। ग्यारहवीं अनुसूची भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम के को जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके अंतर्गत पंचायती राज का उल्लेख किया गया और इसमें कुल विषयों की संख्या 29 विषय है। मतलब 11वीं अनुसूची जो है वो 73 संविधान संशोधन 1992, 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में है। पंचायती राज के बारे में जिक्र किया गया है और इस 11वीं अनुसूची में कुल विषयों की संख्या है 29 विषय हैं। इसमें 29 विषय हैं। 11वीं सूची में 29 विषय हैं जो कि पंचायती राज से संबंधित है। लास्ट और अंतिम जो अनुसूची है वो है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची के लिए भी एक संविधान संशोधन हुआ 1992 में ही हुआ था। 74वां संविधान संशोधन। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची के लिए भी एक संविधान संशोधन हुआ यानी कि 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो कि लागू 1993 में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो लागू 93 में हुआ था। भारतीय संविधान के अंतर्गत 12वीं अनुसूची 74वें 74 अमेंडमेंट जैसे संविधान संशोधन के तहत 1992 के तहत जोड़ी गई और इस 12वीं अनुसूची में नगरीय या शहरी क्षेत्रों का उपबंध किया गया है। इस 12वीं अनुसूची में नगरीय या शहरी
क्षेत्रों का उपबंध नगरीय शहरी क्षेत्रों के बारे में इसमें उपबंध किया गया है। और इस 12वीं अनुसूची के अंतर्गत जो विषयों की संख्या है वो 18 है। 18 विषय हैं, 18 विषय हैं इस 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। इस तरह भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 12 अनुसूचियां वर्तमान में है समाप्त होता है। धन्यवाद।